अगला अध्याय अध्याय 61 सन जियुतियान फिर से आता है। ली लैन स्वयं स्पष्ट रूप से जानता था कि उसे पूर्वी अकादमी ऑफ ग्रीन शर्ट्स में अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए अन्य शिष्यों के साथ जश्न मनाना चाहिए। फिर भी उसने एक पल की हिचकिचाहट के बाद छोड़ने का फैसला किया। एक और कल की कठिन दौड़ की तैयारी के लिए उन्होंने अपनी ताकत बहाल करने के लिए सांस को नियंत्रित करना जारी रखा और अपने शरीर को सर्वोत्तम स्थिति में लाने के लिए समायोजन किया। दूसरी ओर उसके अंदर जो अभिमान बहुत समय से दबा हुआ था, उसने उसे ऐसे दृश्यों से बहुत घृणा करने पर मजबूर कर दिया था। ली लैन के इनकार ने निस्संदेह पूर्वी अकादमी ऑफ ग्रीन शर्ट के शिष्यों को शर्मिंदा और निराश महसूस कराया। सौभाग्य से जब उनकी नजरें डिंग हाओ पर टिकी थीं, तो डिंग हाओ ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, आप लोगों के साथ मौज मस्ती करना मेरे लिए खुशी की बात होगी। और वरिष्ठ भाई ली लैन और मेरे लिए खुशी मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ने के लिए आपका धन्यवाद। हाँ, वरिष्ठ भाई डिंग अमर रहें। पूर्वी अकादमी के हरे शर्ट वाले शिष्यों ने उत्साहपूर्वक जयकारे लगाए। वरिष्ठ भाई डिंग बहुत ही आम आदमी है। हफ, आप किसी से बेहतर हैं। वांग शियाओकी ने जानबूझकर सामान्य स्वर में कहा। ली लैन, जो दूर जा रही थी, अचानक थोड़ा हिली और रुक गई। लड़के, तुमने क्या कहा? गे यिन ने वांग शियाओकी को घूर कर देखा। वांग शियाओकी ने कमजोरी नहीं दिखाए और उकसाया, क्या मैं बोल नहीं सकता? तुम। ली लैन के दो विश्वास पात्र जी यिन और झांग त्यानलुन चिढ़ गए। सभी जानते थे कि वांग शियाओकी जानबूझकर झगड़ा करने का अवसर ले रहा था और पूर्वी अकादमी ऑफ ग्रीन शर्ट्स में ली लैन के प्रभाव को कमजोर करने की कोशिश कर रहा था। भूल जाओ, चलो चलें। पीछे मुड़े बिना ली लैन ने अपना हाथ घुमाया और दो विश्वासपात्रों के साथ चला गया। वांग शियाओकी ने तीनों लोगों को देखा, उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान थी। जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया और डिंग हाओ को खुद को अजीब नजर से देखते हुए देखा, वह चौंक गया और जल्दी से बोला, वरिष्ठ भाई डिंग, कृपया मुझे गलत मत समझो। मैं तुम्हारे और वरिष्ठ भाई ली के बीच के रिश्ते को नहीं बिगाड़ रहा हूं। तुम जल्द ही जान जाओगे कि मैंने जो कुछ भी किया है वह निश्चित रूप से तुम्हारे लिए है। डिंग हाओ ने बिना कुछ बोले अपना सिर हल्का सा हिलाया। भीड़ हंसती बोलती रही और डिंग हाओ के पीछे पीछे हरी शर्ट वाले पूर्वी अकादमी के भोजन कक्ष में चली गई। भोजन कक्ष में और भी शिष्य नायकों के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी हंसी मजाक वाली बातचीत ने अन्य अकादमियों के शिष्यों की ईर्ष्या भरी निगाहों को आकर्षित किया। समय तेजी से उड़ गया। जैसे ही सूरज डूबा, तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय का मुख्य द्वार अंततः शांत हो गया। पूर्वी अकादमी के हरे शर्ट के शिष्यों के साथ भोजन कक्ष में 4 घंटे से अधिक समय बिताने के बाद डिंग हाओ को भोजन कक्ष छोड़ने और मूड को समायोजित करने का बहाना मिल गया। पेड़ों से घिरे शांत रास्ते पर चलते हुए और रात में ठंडी हवा को महसूस करते हुए, जो प्रेमी के आरामदायक हाथ की तरह थी, डिंग हाओ हजारों भावनाओं को महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। 1 महीने पहले वह पृथ्वी पर सिर्फ एक हाई स्कूल स्नातक था। अब वह मुख्य भूमि पर इस संप्रदाय का एक उत्कृष्ट शिष्य बन गया था जो समय और स्थान के संदर्भ में पृथ्वी से बहुत अलग था। यद्यपि वह अपने पिछले जीवन के लिए तरस रहा था, डिंग हाओ ने पाया कि उसे वर्तमान पहचान और जीवन अधिक पसंद है और उसने वर्तमान को स्वीकार कर लिया था और वह नशे में था। अनंतता की भूमि विलक्षणताओं से भरी, संभावनाओं से भरी दुनिया थी। डिंग हाओ का बचपन से ही इस अनंत अंतरिक्ष में तलवार परी बनने का सपना धीरे धीरे विस्तृत हो रहा था और उसे इसके साकार होने की संभावना भी दिखाई दे रही थी। न जाने कैसे, इस समय डिंग हाओ को अचानक रहस्यमयी और खूबसूरत लड़की जेडजीयू की याद आ गई, जिसे उसने तलवार सफाई तालाब के किनारे देखा था, खासकर उस क्षण जब लड़की स्नान से बाहर थी। जब वह अपना बड़ा लबादा पहनकर डिंग हाओ के सामने आई तो वह बेहद खूबसूरत थी। उसकी आंखें पतझड़ में पहाड़ के झरने की तरह थीं और उसकी युवती जैसी अभिव्यक्ति ने दुनिया की बाकी सभी चीजों को काले और सफेद रंग में बदल दिया। खासकर उसकी खूबसूरत आंखें, वे डिंग हाओ के दिमाग की गहराई से अंकित हो गई थी। वह कहाँ चली गई? अब कैसी है? और डिंग डिंग, वह असाध्य छोटी लड़की, अब तुम कैसी हो? डिंग हाओ ने मन ही मन सोचा। राक्षसों की इस दुनिया में मानव जनजाति का भाग्य कठिन और कठोर था। पुरुष केवल मजबूत शहर की दीवार के पीछे रह सकते थे।
एक बार जब दो लड़कियां तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय द्वारा भर्ती होने में विफल हो गईं, तो वे केवल जंगल में वापस लौट सकती थीं। उन्हें फिर से देखना लगभग असंभव था। अपना सिर हिलाते हुए डिंग हाओ ने अपने दिल की उदासी दूर कर दी और रहस्यमयी लड़की के बारे में सोचना बंद कर दिया। धब्बेदार वृक्षों की छाया में चलते हुए उसे अपनी बहन डिंग केयर की याद आई, जो विलीन स्मृति के अनुसार अजीब तरह से लापता थी, और उसे इस शरीर के पूर्व मालिक के प्रति अपनी प्रतिबद्धता याद आई। जब भी वह इस बारे में सोचता, निस्संदेह उसके शरीर में एक बार फिर रक्त संबंधों की भावना भर जाती। चाहे जो भी करना पड़े, मुझे कीर को वापस ढूंढना ही होगा। डिंग हाओ ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और अचानक ही लड़ने की इच्छा से भर गया। अब तक डिंग हाओ की योजना चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित की जा रही थी। उसकी ताकत में तेजी से सुधार हो रहा था। इस प्रवृत्ति के अनुसार एक दिन, जल्दी या बाद में, डिंग हाओ में इतनी ताकत होगी कि वह तलवारबाजी की तलाश करने वाले संप्रदाय से बाहर निकल जाएगा, राक्षसों के खतरे से नहीं डरेगा, जंगल में स्वतंत्र रूप से घूमेगा और अपनी लापता बहन डिंग केर को खोजने के लिए रहस्यमय दक्षिणी भूमि पर जाएगा। इस इच्छा को पूरा करने के बाद डिंग हाओ दुनिया में यात्रा करेगा, जादुई दुनिया को ब्राउज करेगा और दुनिया का सबसे शक्तिशाली मार्शल कलाकार बन जाएगा। वह अपनी तलवार के साथ धरती पर घूमता, चलता और गाता रहता था। अन्याय के सामने वह उसे एक तलवार से नष्ट कर देगा। एक सच्चे ईमानदार आदमी को यही करना चाहिए। उसके विचार धीरे धीरे स्पष्ट हो गए और डिंग हाओ की लड़ाकू भावना फिर से जागृत हो गई। उसकी इच्छा शक्ति दृढ़ हो गई थी। जैसे ही उसने अपनी जंग लगी तलवार की मूठ पकड़ी, उसने अपना मन बना लिया। इस चांदनी के नीचे डिंग हाओ की आभा उदात्त हो गई थी। ठीक तभी कौन? डिंग हाओ को कुछ एहसास हुआ। वह रुका और सतर्कता से पूछा। एक सफेद शर्ट पहने हुए व्यक्ति धीरे धीरे डिंग हाओ के सामने जंगल से बाहर आया। यह व्यक्ति थोड़ा मोटा था, उसकी आंखें बड़ी और भौहें भारी थीं। वो सन जियुतियान थे, जो माननीय 7 गठबंधनों में चौथे स्थान पर थे और डिंग हाओ के अगले प्रतिद्वंद्वी थे। दिन के समय मैदान पर सेंट्रल एकेडमी ऑफ व्हाइट शर्ट्स का युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी, जिसे डिंग हाओ ने हराया था, लियांग फैक्सियो और ली मुयुन के उपचार के बाद पूरी तरह से ठीक हो गया था। उसकी सांसें हमेशा की तरह चल रही थीं और इस बात का कोई संकेत नहीं था कि उसे चोट लगी थी। सन जियुतियान दूसरी तरफ खड़ा था। उसके चेहरे पर चांद की रोशनी चमक रही थी और वह बहुत शांत दिख रहा था। डिंग हाओ ने सभी दिशाओं में देखा। गलत मत समझो, सन जियुतियान ने कहा। सन जियुतियान के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैंने वास्तव में आप पर इतना बुरा प्रभाव छोड़ा है। चिंता मत करो, इस बार मैं यहाँ आपसे अकेले मिलने आया हूँ। हालांकि माननीय एलायंस ऑफ 7 एक प्रसिद्ध संगठन नहीं है, लेकिन कम से कम हमारे पास अपना आत्मसम्मान और लाभ है। हम दिन के समय विफलता से कभी भी चिढ़ नहीं सकते, और इसलिए किसी साथी शिष्य पर घात लगाने की साजिश नहीं करेंगे। अगला अध्याय 62 चांदनी रात में किशोर की महत्वाकांक्षा। डिंग हाओ ने हल्का सा सिर हिलाया। यह सच था। हालांकि सफेद शर्ट की केंद्रीय अकादमी के शिष्य दंभपूर्ण थे, ली मुयुन और लियांग फैक्सु निश्चित रूप से खलनायक नहीं थे जिन्हें षड्यंत्र और साजिशें पसंद थीं। माननीय 7 गठबंधन के लोग सभी बहुत आकर्षक थे और उनका अपना गौरव था। चूंकि ऐसा है, तो मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? डिंग हाओ ने धीरे से पूछा। मैं विशेष रूप से आपसे माफी मांगने आया हूं, सुन जियुतियान ने आश्चर्यजनक शब्द कहे। मुझसे माफी मांगोगे? डिंग हाओ आश्चर्यचकित था। सुन जियुतियान ने सिर हिलाया और गंभीर दिखी। हाँ, मैं दिन में की गई उत्तेजक हरकतों और हास्यास्पद शब्दों के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। मुझे खेल से पहले कुछ चालें खेलना पसंद है ताकि प्रतिद्वंद्वी की तैयारियों में बाधा उत्पन्न हो। दूसरे लोग आपकी ताकत नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूं कि आप मजबूत हैं। चूंकि लॉटरी तय हो चुकी है, इसलिए मंच पर मेरी हरकतें और शब्द सिर्फ आपका मूड खराब करने और आपके प्रदर्शन को प्रभावित करने के लिए थे। दुर्भाग्य से, आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ है और मेरी रणनीति विफल हो गई है। चूंकि यह एक रणनीति है, इसलिए मुझे प्रतियोगिता के अंत के बाद आपसे माफी मांगनी चाहिए, चाहे जीत हो या हार। डिंग हाओ के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने सिर हिलाया और कहा, इस मामले में, मैं आपकी माफी स्वीकार करता हूं। सन जियुतियान ने हंसते हुए कहा, धन्यवाद।
इसके बाद वह तुरंत मुड़ा और चला गया। 2 कदम चलने के बाद उसे कुछ सूझा। वह रुका, मुड़ा और डिंग हाओ को गंभीरता से देखते हुए बोला, मेरे बड़े भाई और दूसरे भाई को तुमसे बदला लेना है, इसलिए अगर सेमीफाइनल में तुम्हारा उनसे सामना हो तो सावधान रहना। इसके बाद वह चमकता हुआ जंगल में गायब हो गया। डिंग हाओ के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। सन जियुतियान एक बहुत ही दिलचस्प आदमी था। यह उनका आखिरी वाक्य था कि खैर वे उससे बदला लेंगे। सन जियुतियान का आशय ये था कि यदि वह सेमीफाइनल में उनसे भिड़ेगा तो वे उसे बुरी तरह हरा देंगे और सन जियुतियान से बदला लेंगे। डिंग हाओ खुशी से मुस्कुराया। वह सबसे तीव्र युद्ध चाहता था। ईमानदारी से कहें तो, यदि संभव हो तो, वह सेमीफाइनल में ली मुयुन और लियांग फैक्सियस से मुकाबला करना चाहेंगे, जो माननीय एलायंस ऑफ सेवन के सर्वश्रेष्ठ युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। डिंग हाओ चांदनी रात में घने जंगल से होकर अपने छात्रावास की ओर चला गया। शिष्यों के साथ आए दल ने उनकी साधना में विलंब कर दिया था, और अब उन्हें अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए जल्दी करना पड़ा, ताकि वे कल की प्रतियोगिता में आगे बढ़ सकें। हालांकि ये स्पष्ट था कि यह कोई शांत रात नहीं थी, क्योंकि आगे सड़क पर एक आदमी उसका इंतजार कर रहा था। पेड़ की छायाएं चमकते नीले पत्थर के स्लैब पर रोशनी से धब्बेदार थी। ली लैन और उसके 2 विश्वासपात्रों ने चांदनी के नीचे डिंग हाओ का रास्ता रोक दिया। हम लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। ली लैन धीरे से छाया से बाहर आए और डिंग हाओ को देखा। डिंग हाओ ने उलझन भरी नजर से ऊपर देखा। ली लैन, ईस्टर्न एकेडमी ऑफ ग्रीन शर्ट्स का युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी जिसने 7 शीर्ष वरीयता प्राप्त सेनानियों में से एक को पदोन्नत किया था, डिंग हाओ पर अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ता था। ली लैन में नारीत्व की भावना दिखाई देती थी, लोगों को षड्यंत्र रचने में माहिर था, और वह गंभीर था और दूसरों को नीची नजर से देखता था। डिंग हाओ उसे पसंद नहीं करता था। फिर भी, डिंग हाओ ली लैन से नफरत नहीं करता था। आखिरकार, वे दोनों ही हरे शर्ट की पूर्वी अकादमी के शिष्य थे। आज आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा है, ली लैन ने धीरे से कहा। डिंग हाओ, अब मैंने आपको मेरा अनुसरण करने का मौका देने का फैसला किया है, और आपको सब कुछ मिलेगा। डिंग हाओ कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया, और वह अपनी हंसी रोक नहीं सका। सब कुछ मिल रहा है। ये शब्द उसके पिछले जीवन के दौरान किए गए वादों के समान थे जो विधर्म के अगुवों ने अपने विश्वासियों को भर्ती करते समय किए थे। डिंग हाओ ने चांदनी में ली लैन को गंभीरता से देखा। ली लैन मजाक नहीं कर रही थी। उसने आखिरकार मुस्कुराना बंद किया और पूछा, क्या तुम गंभीर हो? ली लैन ने फिर भी बहुत गंभीरता से उत्तर दिया, बेशक, आप बहुत अच्छे हैं। मुझे वाकई उम्मीद है कि आप मेरे समूह में शामिल हो सकते हैं। हम एक साथ ग्रीन शर्ट की पूर्वी अकादमी को नियंत्रित करेंगे। 1 साल बाद, हम इस सत्र के सभी शिष्यों को नियंत्रित करेंगे। लिन शिन, लिu कुंग और माननीय गठबंधन के लोग जैसे सभी प्रतिभाशाली लोग हमारे सामने झुकेंगे। भविष्य में, हम तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय की मुख्य शक्ति को भी नियंत्रित कर सकते हैं। ली लैन ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को बिल्कुल भी नहीं छिपाया। जब वे बोलते थे तो उनकी आंखों में एक आकर्षक भाव होता था, मानो कोई श्रद्धालु आस्तिक अपनी धारणाएं दृढ़ता और विश्वास के साथ बता रहा हो। डिंग हाओ ने मुस्कुराहट की जगह गंभीरता का भाव धारण कर लिया। हालांकि, वह ली लैन के सम्राट के आधिपत्य से आकर्षित नहीं थे। डिंग हाओ को लगा कि किसी भी हालत में उसे ली लैन पर नहीं हंसना चाहिए, जो सपनों, महत्वाकांक्षाओं, समर्पण और आवेग से भरा एक युवा लड़का है। ये ठीक वैसा ही था जैसे अपने पिछले जीवन में एक गरीब छात्र जिसने शैक्षणिक प्रगति के बारे में नहीं सोचा था, उसे एक मेहनती सहपाठी पर नहीं हंसना चाहिए। क्योंकि डिंग हाओ खुद भी बहुत स्पष्ट था, शक्ति और आधिपत्य की इच्छा की कमी की तुलना में, ली लैन स्पष्ट रूप से ठंडे जंगल शासन की दुनिया के लिए अधिक उपयुक्त था, और इस दुनिया में खेल के नियमों से अधिक परिचित था। हालांकि, वह ये जानता था कि डिंग हाओ स्पष्ट रूप से वह विकल्प नहीं चुनेगा जिसकी ली लैन को उम्मीद थी। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। ली लैन का चेहरा बदल गया। उसने पूछा, डिंग हाओ, क्या तुमने मुझसे इसी तरह लड़ना जारी रखने का फैसला किया है? तुम्हारे साथ लड़ूंगा। डिंग हाओ ने अपनी नाक को छुआ और मुस्कुराया। मैं किसके लिए लड़ूंगा? मुझे वास्तव में तुम्हारी कही बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। कुछ लोगों को सत्ता पसंद होती है, जबकि कुछ लोगों को बिना किसी निश्चित निवास के एकांत में रहना पसंद होता है। मैं बाद वाला हूं।
ली लैन ने कराहते हुए डिंग हाओ को अजीब निगाहों से ऊपर से नीचे तक देखना शुरू कर दिया। वह ये जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या डिंग हाओ सच कह रहा है या उसे बेवकूफ बना रहा है। काफी देर के बाद ली लैन ने हल्का सा सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि उसने डिंग हाओ की बात पर विश्वास कर लिया था। हो सकता है कि तुम मुझसे लड़ना न चाहो, लेकिन मेरी सहज बुद्धि मुझे बता रही है कि देर सवेर हम विपरीत दिशा में खड़े होंगे। चांदनी में ली लैन का अंदाज कुछ हद तक भविष्यवक्ता जैसा था। उसने निश्चित रूप से कहा, हालांकि तुम मेरी प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारी नींव बहुत कमजोर है। डिंग हाओ अवाक रह गया। ली लैन, एक उदास किशोरी जो मूल रूप से साजिश रचने में अच्छी थी, धीरे धीरे एक ठग क्यों बन गई। संदेह मत करो, मैंने जो तुम्हें बताया है वह सच है। हमारा पहला मुकाबला 5 अकादमियों की प्रतियोगिताओं के बाद अकादमी के प्रमुख की लड़ाई होगी। ली लैन ने आगे कहा, मेरी पहचान तुमसे अलग है, इसलिए मैं अकादमी में प्रथम स्थान पाने के लिए कुछ अन्य तरीकों का उपयोग करूंगी। मैंने तुम्हें अभी बताना चुना है ताकि तुम तैयारी कर सको और इस तरह हम एक निष्पक्ष लड़ाई कर सकें। अकादमी का प्रमुख बनने की लड़ाई। अकादमी का प्रमुख कौन है? डिंग हाओ स्तब्ध रह गया। उन्होंने कहा, अकादमी का प्रमुख स्वाभाविक रूप से हमारी अकादमी के प्रथम पद का उल्लेख करता है। ली लैन स्पष्ट रूप से जानकारी छिपाना नहीं चाहती थी। अध्याय 63 महत्वाकांक्षी व्यक्ति का साहस। तलवारबाजी खोज संप्रदाय के नियमों के अनुसार 5 अकादमियों की प्रतियोगिताओं के बाद और जब सभी नए भर्ती किए गए नामात्र शिष्य एक दूसरे से परिचित हो जाते थे, तो पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और मध्य अकादमियों में से प्रत्येक 400 शिष्यों में से सबसे प्रतिभाशाली और योग्य शिष्य को अकादमी का प्रमुख चुनता था। अकादमी के प्रमुख को सभी शिष्यों के दैनिक कार्यों और बाहरी अनुभव के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होना पड़ता था। उसके पास संप्रदायों के संसाधनों को आवंटित करने की शक्ति भी थी। उसकी बाहरी जिम्मेदारी अन्य अकादमियों, यहां तक कि अन्य संप्रदायों के साथ समन्वय करना था। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उसकी शक्ति लगभग एक प्रभारी शिक्षक के बराबर थी। ये निश्चित रूप से एक प्रमुख स्थान था जिससे हर कोई ईर्ष्या करता था। पहली स्थिति की स्थिति और शक्ति जानने के बाद क्या आप भी उत्साहित हैं? ली लैन ने मुस्कुराते हुए डिंग हाओ को देखा। डिंग हाओ मुस्कुराया, फिर भी बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर हिलाया। क्या तुम्हें सच में कोई दिलचस्पी नहीं है? ली लैन थोड़ा हैरान हुई। मैंने तुमसे कहा था कि कुछ लोग राजकुमार बनना चाहते हैं और कुछ लोग सिर्फ एक स्वतंत्र व्यक्ति बनना चाहते हैं। मैं उनमें से एक हूं, डिंग हाओ ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। ली लैन ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम एक संप्रदाय में हो और तुम्हें खुद पर कोई नियंत्रण नहीं है। तुम समझ जाओगे कि एक स्वतंत्र व्यक्ति होना भी आसान नहीं है। इस दुनिया में अगर तुम सच में स्वतंत्र होना चाहते हो तो तुम्हारे पास शक्ति होनी चाहिए। डिंग हाओ ने भी अपना सिर हिलाया और कहा, मेरी तलवार के सामने सब कुछ मुफ्त है। ली लैन ने डिंग हाओ के शब्दों का खंडन किए बिना ही बात जारी रखी। हमारे संप्रदाय ने प्रवेश परीक्षा की कड़ी मेहनत से व्यवस्था की है, नामात्र शिष्यों की कुल सूची को वर्गीकृत किया है, 5 अकादमियों को विभाजित किया है, पांचों के बीच प्रतिस्पर्धा तय की है, अकादमियों के प्रमुखों को नियुक्त किया है और भारी मूल्यांकन निर्धारित किया है। प्रतिस्पर्धा पैदा करने और शिष्यों के उत्साह को प्रेरित करने के अलावा युवा लोगों में से उन नेताओं का चयन करना है जिनके पास वास्तव में कमांडिंग क्षमता, नेतृत्व क्षमता, रणनीतिक क्षमता, मजबूत बल और व्यक्तिगत करिश्मा है। केवल ऐसा व्यक्ति ही वास्तव में संप्रदाय के संसाधनों को प्राप्त कर सकता है और सर्वोत्तम साधना पद्धतियां प्राप्त कर सकता है। इसलिए वह एक मजबूत व्यक्ति बन जाएगा जो तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय का नेतृत्व कर सकता है, इसके भाग्य को नियंत्रित कर सकता है और हमारे संप्रदाय को विकास की अधिक ऊंचाई पर ले जा सकता है। एक स्वतंत्र व्यक्ति को अंततः संप्रदाय द्वारा त्याग दिया जाएगा। डिंग हाओ दंग रह गया। उसने ऐसा सोचा भी नहीं था। ली लैन का विश्लेषण सुनने के बाद डिंग हाओ को पता था कि वह सही था। तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय ने नई शक्ति की खेती में बहुत काम किया था। सोने और रेत की तरह अनगिनत मूल्यांकनों के माध्यम से असली सोने को छान लें, प्रतिभाशाली और औसत दर्जे के लोगों में अंतर करें और फिर उनका सर्वोत्तम उपयोग करें। सच्चे प्रतिभाशाली लोग संप्रदाय के भाग्य को नियंत्रित करेंगे और उन औसत दर्जे के लोगों को संप्रदाय का अनुसरण करना होगा।
जंगल का कानून, यह इस महाद्वीप का लौह नियम था। तो भले ही आप दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहते हो, लेकिन जब आप मूल्य और बढ़त दिखाते हैं, तो संप्रदाय आपको दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए सड़क पर धकेल देगा। ली लैन ने निष्कर्ष निकाला, एक नेता होने की तुलना में एक स्वतंत्र व्यक्ति होना कठिन है। आपके पास स्वतंत्र होने की क्षमता होनी चाहिए। डिंग हाओ, आपको सच बताता हूं, आपको संप्रदाय द्वारा नामात्र के शिष्यों के प्रमुख प्रशिक्षण में शामिल किया गया है, इसलिए आप स्वतंत्र नहीं हो सकते। खैर, बस इतना ही। आप अपना आचरण अच्छा रखें। आपके साथ प्रतिस्पर्धा में मैं निश्चित रूप से दया नहीं दिखाऊंगा क्योंकि हम एक ही अकादमी में हैं। आपको इसका पछतावा होगा। उसके बाद ली लैन अपने दो विश्वासपात्रों को लेकर चांदनी में चुपचाप चला गया। डिंग हाओ ने ब्लूस्टोन थप्पड़ के अंत में तीनों को गायब होते देखा। आज रात ली लैन अजीब था। उसने बहुत सी ऐसी बातें कही थी जो नहीं कही जानी चाहिए थी। उसने न केवल डिंग हाओ को याद दिलाया बल्कि कुछ उपयोगी जानकारी भी बताई। जाहिर है, उसकी एक असाधारण पहचान थी। ज्यादातर लोग इतना कुछ नहीं जानते होंगे। आज रात ली लैन किसी भी तरह से वह किशोरी नहीं थी जो दूरदर्शी थी। हालांकि ली लैन थोड़ी अजीब थी, लेकिन आज की ली लैन उदास वाली से कहीं ज्यादा प्यारी है। डिंग हाओ मुस्कुराया और खुद से बात की। ठीक उसी समय अचानक कुछ घटित हुआ। एक भूतिया हवा बह रही थी, और डिंग हाओ के पास कोई और प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। उसे लगा कि उसका शरीर हल्का हो गया है, और उसकी पीठ के पीछे बंधी जंग लगी तलवार खो गई है। कौन है भाई? उसने ऊपर देखा तो एक छाया जंगल में बड़ी फुर्ती से उछल रही थी, और लगातार अपने हाथ से जंग लगी तलवार हिला रही थी। पीछा करना। जंग लगी तलवार वापस ले आओ। डिंग हाओ ने ज्यादा नहीं सोचा, और अवचेतन रूप से तुरंत पीछा किया। डिंग हाओ को एहसानों की कदर करना नहीं आता था। उसने तो सीनियर भाई ली के निमंत्रण को ही ठुकरा दिया था। एक साधारण कबाड़ का बच्चा सीनियर भाई ली का दुश्मन बनने का सपना देखता है। हफ्फ, उसे जल्दी या बाद में इसका पछतावा होगा। चांदनी रात में नीले पत्थर की सड़क पर झांक तियानलुन क्रोधित था। हाँ, अगर वह वरिष्ठ भाईली की असली पहचान जान गया, तो उसे पछतावा होगा और वह हमारे साथ जुड़ने के लिए उत्सुक होगा। गे यिन ने भी कहा। वह भी गुस्से में था। ली लैन बीच में चली गई और कुछ नहीं बोली। वरिष्ठ भाई ली, आप डिंग हाओ को अकादमी के प्रथम स्थान की अंदरूनी कहानी क्यों बताते हैं? इस तरह, वह निश्चित रूप से दोगुनी मेहनत से लोकप्रियता खरीद लेगा और वह जल्दी तैयार हो सकता है। झांग तियानलुन खुद को रोक नहीं सका और उस प्रश्न को उठाया जो उसने लंबे समय से सोचा था। हाँ, वरिष्ठ भाई ली, आप बहुत दयालु हैं। आपने डिंग हाओ को इतनी मूल्यवान जानकारी बताकर बहुत सुविधा प्रदान की है। गे यिन भी संदेह में था। ली लैन रुकी और उन दोनों की ओर देखने लगी। ली लैन की निगाहों के सामने झांग तियानलुन और जी यिन ने धीरे धीरे अपने सिर नीचे कर लिए और दोषी महसूस करने लगे। उन्हें नहीं पता था कि वे गलत क्यों थे। याद रखो, एक मजबूत आदमी में ताकतवर का गर्व होता है, और एक महत्वाकांक्षी आदमी में भी। मैं तलवारबाजी चाहने वाले पूरे संप्रदाय पर विजय पाना चाहता हूँ। ली लैन ने एक एक शब्द कहा। चांदनी रात में ली लैन की आंखें चमक रही थीं। इस समय विल्लो भौहों वाले इस स्ट्रैंड बालक की आंखों में कट्टरता और आत्मविश्वास की चमक थी। उसी समय एक शक्तिशाली और दृढ़ गति जो उसके थोड़े कमजोर शरीर के अनुरूप नहीं थी, चुपचाप हवा में भर गई। झांग तियानलुन और जी इन बहुत आश्चर्यचकित हुए। किसी तरह ली लैन के चेहरे पर पहली बार वे चौंक गए और उसे देखने के लिए उन्हें अपना सिर उठाना पड़ा। मुझे ली लैन को डिंग हाओ के साथ निष्पक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। अगर मैं डिंग हाओ को नहीं हरा सकता, जो इतना कमजोर आदमी है, तो मैं तलवारबाजी चाहने वाले मजबूत संप्रदाय को कैसे जीत सकता हूँ? मैं बाकी 8 संप्रदायों को कैसे हरा सकता हूँ और स्नो प्रांत पर कैसे हावी हो सकता हूँ? ली लैन अपने दो विश्वासपात्रों के सवालों का जवाब देने के साथ साथ खुद से भी बात कर रहा था। चांदनी रात में जंगल में हलचल मचाती उसकी आवाज बहुत देर से शांत नहीं हुई थी। हवा उसके कानों के पास चीख रही थी और दोनों तरफ के पेड़ तेजी से पीछे हट गए। पहली बार डिंग हाओ को पता चला कि वह सिर्फ शारीरिक शक्ति के बल पर इतनी तेज दौड़ सकता है। वह एक कदम में 5 मीटर दौड़ता था और वह एक सेकंड में 60 मीटर दौड़ने में सक्षम था।
उसकी यह गति ज्यादातर मानव रैंक लोअर ग्रेड रनिंग कौशल से ज्यादा थी। अध्याय 64 काले वस्त्र वाला आदमी। वह काली आकृति के ठीक सामने था, लेकिन वह हमेशा 20 मीटर की दूरी पर रहता था। अब तक डिंग हाओ को यह स्पष्ट रूप से पता नहीं चला था कि उसकी फटी हुई जंग लगी तलवार किसने छीन ली, या ये भी नहीं पता था कि वह छाया कोई मानव थी या कोई जानवर। छाया बहुत लचीली थी। यह पेड़ों के बीच उड़ते हुए एक राक्षस बंदर जैसा जानवर था। डिंग हाओ को यह याद नहीं रहा कि वह कितनी देर से पीछा कर रहा था। उसके सामने की कोमल ढलान एक खड़ी और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी सड़क में बदल गई थी। सड़क के दोनों ओर चट्टानें दिखाई देने लगी। प्राचीन पेड़ और ऊंचे पत्थर के जंगल दिखाई देने लगे। डिंग हाओ के शरीर के नीचे निचले पेट की क्यूई हिल गई। शाओइन प्रथम चैनल ऑफ हैंड के पहले पास में गर्जना और उछाल, और चेतना सागर और जीवन नदी एपचर के बीच क्यूई 21 चक्कर प्रति सेकंड की गति से घूमी, लगातार डिंग हाओ को नई ताकत प्रदान की। आधे घंटे बीत जाने के बाद भी डिंग हाओ और छाया के बीच की दूरी कम नहीं हुई। डिंग हाओ ने भौहें सिकुड़ी और आखिरकार उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपनी गति धीमी कर दी। वह अब और पीछा नहीं कर सकता था। एक सज्जन व्यक्ति खतरनाक दीवार के पास खड़ा नहीं था। यह मामला अजीब था। शायद यह उसके खिलाफ एक साजिश थी। जंग लगी तलवार के लिए जोखिम उठाने की कोई जरूरत नहीं थी, जिसे कूड़े के ढेर से उठाया गया था और जिसे बदला जाना बहुत आसान था। अचानक सामने की छाया रात में गायब हो गई। अवलोकन करने के बाद डिंग हाओ ने खुद को जल्दबाजी में पाया और अप्रत्याशित रूप से तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के द्वार के दूसरे क्षेत्र में आ गया, जो एक चट्टानी क्षेत्र था जो अपने असाधारण खतरों और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ बहुत कम लोग थे और जंगल बहुत गहरा और सुनसान था, धुंध की परतों में लिपटा हुआ। चांदनी के नीचे ये बहुत ही सुनसान और सुनसान था। दूर चट्टान के नीचे गहरी घाटी में जानवर गाते हुए लग रहे थे। रात की हवा बहुत ठंडी थी और ऐसा लग रहा था कि वह लोगों के गालों को काट लेगी। गहरी रात के समय लोगों को असुरक्षित महसूस होने की सबसे अधिक संभावना थी। बिना किसी हिचकिचाहट के डिंग हाओ मुड़ा और वापस चला गया। ठीक तभी, अरे तुम छोटे बच्चे, तुम इतने डरपोक क्यों हो? असंतोष और उपहास से भरी आवाज अचानक बिना किसी चेतावनी के कानों में पड़ी। डिंग हाओ गंभीर रूप से आश्चर्यचकित था। ऐसा लगा जैसे दिल पर गहरा आघात लगा हो। उस समय डिंग हाओ को ऐसा लगा जैसे उसके पैर स्प्रिंग की तरह हो। वह 4 या 5 मीटर ऊपर तक उछला और एक दिशा में छिप गया। जब वह हवा में मंडरा रहा था, तो हवा, ठंड, बर्फ और क्यूई उसके चारों ओर घूम रहे थे। वह चौकन्ना था। केवल उस समय उसने मुड़कर देखा कि क्या हुआ था। वह स्थान जहां वह पहले था, खाली था। वहां कोई भूत भी नजर नहीं आ रहा था। क्या हो रहा है? क्या मैं कल्पना कर रहा हूं? डिंग हाओ इतना हैरान हुआ कि उसके बाल खड़े हो गए। अभी अभी उसने साफ सुना कि कोई उसकी पीठ पीछे बात कर रहा है। वह व्यक्ति कहाँ था? अरे, छोटा लड़का बहुत तेज है। जब डिंग हाओ चौंक गया और अनिश्चित हो गया, तो पिछली आवाज फिर से उसके सिर के पीछे स्पष्ट रूप से सुनाई दी। उसकी पिछली गर्दन भी बात करने वाले आदमी की ठंडी सांस को महसूस कर सकती थी। धत्तेरी की। डिंग हाओ आश्चर्यचकित था और उसने अपने पिछले जीवन में एक कैचफ्रेज बोला। फिर उसने सुविधाजनक रूप से अपना हाथ घुमाया। तुरंत हवा में ठंडक फैल गई। सैकड़ों चमकदार, पारदर्शी और तीखे बर्फ के टुकड़े सभी दिशाओं में नाच रहे थे और फट रहे थे। हालांकि कौन जानता था कि इस हथेली पर अभी भी कुछ नहीं लगेगा। वाह हा हा, तुम मुझे पकड़ नहीं सकते, तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। आवाज फिर गूंजी। सबसे भयानक बात यह थी कि डिंग हाओ को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि यह आदमी शुरू से अंत तक उसकी पीठ से चिपका हुआ था और बोलते समय वह उसकी सांस महसूस कर सकता था, लेकिन वह उस आदमी को देख या छू नहीं सकता था। यह इंसान है या भूत? डिंग हाओ का शरीर 720 डिग्री घूम गया। फिर भी उसे कुछ नहीं दिखा। प्रेतवाधित या एक अद्वितीय गुरु। सर, अगर आप अभी बाहर नहीं आए तो मैं चला जाऊंगा, डिंग हाओ ने कहा और फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर वैवाहिक घर की दिशा में भागा। एक पल में वह हजारों मीटर दूर था। भूल जाओ, मैं तुम्हें नहीं डराऊंगा, काय। आवाज फिर आई। तभी डिंग हाओ को अचानक लगा कि उसे मुर्गे की तरह पीछे से कॉलर से उठा लिया गया है। पैर जमीन से ऊपर उठाए, वह तेजी से पीछे की ओर चल रहा था।
उसके कान के पास का दृश्य पूरी तरह से गायब हो गया था, जबकि हवाएं उसके मुंह में घुस रही थी। डिंग हाओ को नहीं पता था कि वह उस पल में कितनी दूर उड़ गया था। उसे ऐसा लगा जैसे वह उड़ रहा हो। इससे पहले कि डिंग हाओ मदद के लिए चिल्लाने का मन बनाता, बादलों में चलने का दौरा आखिरकार खत्म हो गया। डिंग हाओ ने अपने पैरों के नीचे ठोस जमीन महसूस की और खुद को एक अज्ञात खतरनाक चोटी पर पाया। ऊपर देखते हुए नीले मोटे लिबादे में एक दुबला पतला मध्यम आयु वर्ग का आदमी उसके पीछे खड़ा था, अपनी ठोड़ी को छूते हुए और असंतुष्ट होकर डिंग हाओ को देख रहा था। अधेड़ उम्र का वह आदमी करीब 40 साल का था और उसका रूप रंग बेहद साधारण था। वह एक राहगीर की तरह दिख रहा था जो भीड़ में बिल्कुल भी अलग नहीं दिखता था। उसके लंबे काले बाल थे और उसकी कमर पर एक बड़ा काला लौकी बंधा हुआ था। लौकी पहले से ही काली और चमकदार थी। वह डिंग हाओ को एक शराबी लगा। इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आंखें ही अविस्मरणीय थीं। ये दोनों आंखें बहुत चमकीली थीं, आसमान के तारों के बराबर। जब आप ध्यान से देखते थे, तो ये दोनों पुतलियां गहरी और दूर की थीं, और उनमें कुछ ऐसा था मानो ब्रह्मांड के परिवर्तन और विकास की प्रक्रिया समाहित हो। आपको ऐसा लगता था कि आपकी आत्मा भी इसमें गहराई से डूबी हुई है। डिंग हाओ ने यह भी देखा कि जो जंग लगी तलवार उसने खो दी थी, उसे लापरवाही से इस आदमी की कमर में डाला जा रहा था। पता चला कि वह काला व्यक्ति जिसने उसकी जंग लगी तलवार लूटी थी और उसे सुदूर स्थान तक ले गया था, वही उसके सामने खड़ा अधेड़ उम्र का शराबी था। यह आदमी मुझे जानबूझकर यहाँ लाया है, पहले और बाद की चीजों के साथ संयुक्त, डिंग हाओ ने तुरंत गारंटी दी। उसने ध्यान से चारों ओर देखा और स्वयं को एकांत शिखर के शीर्ष पर एक मंच पर खड़ा पाया। यह ऐसी जगह थी जहां से आप भाग नहीं सकते थे। उसके चारों ओर अथाह खाई थी। जिस एकाकी शिखर पर ये दोनों व्यक्ति स्थित हैं, उसका शिखर आधे एकड़ से भी कम क्षेत्र में फैला हुआ था, जिस पर घास नहीं उग रही थी और न ही चिकनी पत्थर की सतह थी। ऐसा लग रहा था मानो इसे किसी जादुई शक्ति वाली तलवार से काटा गया हो। इसके अलावा शीरा इतना साफ था कि यह नाजुक मानव निर्मित पॉलिश जैसा लग रहा था। दूर तक देखते हुए डिंग हाओ को पता ही नहीं चला कि वह कितनी दूर निकल गया है। वह उबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ता, जिससे वह पहले गुजरा था, बहुत पहले ही गायब हो चुका था। यहाँ तक कि तलवारबाजी की चाह रखने वाले संप्रदाय के द्वार पर बनी विशाल इमारतें भी धुंधली सी दिखाई दे रही थी। डिंग हाओ को बस यही भरोसा था कि उसे काले कपड़े पहने इस अजीब आदमी से कोई दुश्मनी महसूस नहीं हुई। हालांकि यह आदमी उसे उदास भाव से देख रहा था, जैसे कि वह सब्जी मंडी में टेढ़े मेढ़े खरबूजे और टूटे हुए खजूर हो। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि डिंग हाओ ने पाया कि लिनन की नीली शर्ट की शैली को देखते हुए काले रंग का यह अजीब आदमी भी तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय से संबंधित होना चाहिए। वरिष्ठ डिंग हाओ ने कुछ कहा। मुझे सीनियर मत कहो, काले कपड़े पहने अजनबी ने डिंग हाओ को बुरी तरह से टोका और गुस्से से चिल्लाया। तुम बहुत प्रतिभाशाली हो, लेकिन तुम इतने कायर क्यों हो? तुम्हारा सबसे कीमती हथियार दूसरों ने लूट लिया है और तुम वास्तव में पीछा करते हुए बीच में ही रुक गए। क्या तुम में अभी भी तलवारबाज होने का एहसास है? अध्याय 65 अजीब आदमी और अजीब चीजें। डिंग हाओ ने निराश भाव से अपना सिर खुजलाया। बकवास, तलवारबाज की क्या चेतना है? उसने अपने दिल में कहा, मैं कैसे जान सकता हूं कि तुम दुष्ट नहीं हो? एक कूड़े के ढेर के लिए जिसने जोखिम उठाने के लिए टूटी हुई तलवार उठाई। हाँ, केवल मूर्ख ही ऐसी बातें करते हैं। देखो मैं किसी भी तरह से एक भीख मांगने वाले, खरोचने वाले, अश्लील, विश्वासघाती, डरपोक को बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम में किसी आदमी जैसी शक्ल कहाँ है? काले कपड़े पहने आदमी का चेहरा झुंझलाहट से लाल हो गया, मानो वह अपने बेटे को डांट रहा हो, और ऐसा लग रहा था कि यह गुस्सा खत्म ही नहीं होगा। अंततः उसने ऐसा भाव प्रकट किया कि वह ही असली पिता है और उसने अपनी लार हर जगह थूक दी। डिंग हाओ ने बिना किसी नाराजगी के सहन किया। छत के नीचे खड़े लोगों को अपना सिर झुकाना होगा। उस आदमी द्वारा प्रदर्शित की गई ताकत निश्चित रूप से वह ताकत नहीं थी जिसका मुकाबला वर्तमान डिंग हाओ कर सकता था। वह पहले कायरता का नाटक कर सकता था। वह एक पल रुककर पता लगाएगा कि उस आदमी के काड़े में क्या है। हाँ, लिटिल चैप डिंग, उसने कहा, बुरी किस्मत। हो सकता है कि आज रात बाहर जाने से पहले तुम पंचांग देखना भूल जाओ और किसी पागल आदमी से मिल जाओ।
अपने मन में तलवार मास्टर, जो लंबे समय से चुप था, हर्षपूर्वक और बेरहमी से हंसा। तुम मूर्ख हो, ये कितना हास्यास्पद है। अगर लिटिल चैप डिंग की जान खतरे में होती तो हम दोनों मर जाते। तुम बहुत घटिया हो, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हें तलवार नीच मास्टर कहा जाता है। सेबर मास्टर ने उस सुंदर लड़की की छवि को नजरअंदाज कर दिया जिसे उसने बनाने की कोशिश की थी और अपने पैरों पर कूदकर उसे डांटा। कुतिया, तुम लड़ना चाहती हो मार्शल किंग के राज्य में एक छोटा शराबी और पागल आदमी, और तुम मुझे ये बताना चाहती हो कि मैं उससे डर जाऊंगा। क्रोधित होकर तलवार मास्टर ने काले रंग के आदमी की ताकत की ओर इशारा किया। डिंग हाओ ने मुंह में हवा भरी। मार्शल राजा दायरे विशेषज्ञ। काले कपड़े पहने वह आदमी एक दुर्जय मार्शल किंग दायरे का विशेषज्ञ निकला। यद्यपि मार्शल किंग दायरे के विशेषज्ञ की ताकत को उन दो पुराने राक्षसों द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया था जो हजारों वर्षों से जीवित थे, फिर भी वह दो छिद्रित मार्शल शिष्य डिंग हाओ के लिए बहुत दुर्जय था। किसी को ज्यादा शेखी नहीं बघारनी चाहिए। अगर वह वाकई इतना सक्षम है, तो वह मार्शल किंग दायरे में इस छोटे पागल को क्यों नहीं मार सकता। सेबर मास्टर जानती थी कि तलवार मास्टर के पास मौखिक हमले के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है, फिर भी उसने इसे उजागर करने में संकोच नहीं किया। तलवार मास्टर का जबड़ा खुला रह गया और वह 3 सेकंड तक अवाक खड़ा रहा। 3 सेकंड बाद स्वॉर्ड मास्टर ने खंडन के लिए एक और कारण बताया और मुंह सिकोड़ते हुए कहा, लंबे बालों और छोटी समझ वाली पागल औरत, तुम क्या जानती हो? मुझे नहीं लगता कि इस शराबी छोटे पागल का दिल खराब है। खैर, मेरे वर्षों के अनुभव से मुझे लगता है कि वह लिटिल चैप डिंग को पसंद करता है। उसे पसंद है। क्या इस शराबी पागल को सुंदर लड़के पसंद है? मैं कहता हूं, क्या तुम ये देख भी सकते हो? सेबर मास्टर चौंक कर नर्म पड़ गया और फिर सोच विचार कर बोला, कोई और रास्ता नहीं है। जीवित रहने के लिए लिटिल चैप डिंग, तुम्हें खुद को बलिदान करना होगा। डिंग हाओ अवाक रह गया। क्या तुम्हारे गंदे दिमाग में क्या है, तुम मूर्ख औरत? तलवार मास्टर ने चौंक कर कहा, मेरा मतलब है कि इस छोटे मार्शल किंग रियल पागल को लिटिल चैप डिंग को एक शिष्य के रूप में रखने की इच्छा होनी चाहिए। कृपाण मास्टर शर्मिंदगी से लाल हो गए और तुरंत बोले, ये सब तुम्हारा दोष है। तुम्हारे शब्द बहुत अश्लील हैं। तुमने मुझे गुमराह किया। अब तलवार मास्टर चुपचाप वहां खड़ा था। तलवार मास्टर ने अपना सिर झुकाया, क्या तुम बेशर्म बनना चाहते हो? दो बूढ़े राक्षसों ने डिंग हाओ को काफी परेशान कर दिया। ऊपर देखने पर उसने देखा कि काले कपड़े पहने एक अजीब आदमी उसकी ओर इशारा कर रहा था और उसे कोस रहा था। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन डिंग हाओ के दिमाग में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और उसने अवचेतन रूप से कहा, बड़े, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने मुझे शुरू में यहाँ नहीं बुलाया था और आपको मुझे यहाँ मजबूर करना पड़ा? आप अपमानित महसूस कर रहे हैं और अपनी विफलता को छिपाने के लिए गुस्से में अभिनय कर रहे हैं, है ना? काले वस्त्र पहने अजीब आदमी का अभिशाप अचानक समाप्त हो गया। उसके खुले बालों के पीछे की पुतलियां चांद की हल्की रोशनी को प्रतिबिंबित कर रही थी। उसकी आंखें चाकू की तरह तेज चमक रही थी, और वह अचानक डिंग हाउ से कसकर चिपक गया। क्या यह आदमी शर्मिंदगी से क्रोधित था? जब डिंग हाउ ने बोलना समाप्त किया तो उसे पछतावा हुआ। हालांकि उस समय उस अजीब आदमी की आंखें नरम पड़ने लगी। लानत है तुझ पर, कमीने। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं तुझे धोखा नहीं दे सका। लेकिन ये बात जोर से मत कहना, उसने कहा, सौभाग्य से हम यहाँ सिर्फ दो ही हैं। अभी तक किसी ने मुझे युवा पीढ़ी के सामने शर्मिंदा होते नहीं देखा है। उसने अपनी कमर से लौकी पकड़ी, दांतों से उसका प्लग खींचा और थोड़ी शराब गटक ली। एकाकी शिखर पर तुरंत ही शराब का एक ताजा गुलदस्ता फैल गया। डिंग हाओ ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। वह पूरी तरह उलझन में था। ठीक है, अब जब तुमने इसे समझ लिया है, तो इसे वापस ले लो। तुम्हारा हथियार एक अच्छी तलवार है। इसे अपने पूरे दिल से संभाल कर रखो। अपने मुंह के कोनों पर लगे शराब के दागों को पोंछते हुए, उसने जंग लगी तलवार को डिंग हाओ की ओर फेंक दिया। अच्छी तलवार कहते हो? डिंग हाओ ने बड़बड़ाया। यह तो कचरे से निकली टूटी हुई तलवार है। तुमने क्या कहा? अजीब आदमी गुस्से में चिल्लाया। क्या तुमने ये तलवार कूड़े से उठाई है? उसने सुनफी को देखा और आह भरी। दिन के अंत में वह थोड़ा झुका और बोला, अरे, एक युवा लड़का अपनी जान गंवाने से नहीं डरता, है ना?
लेकिन कचरे में से लापरवाही से तलवार उठा लेना वास्तव में तुम्हारे लिए बहुत बड़ी किस्मत लेकर आया है ना? कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने पहले अपनी तलवार खो दी और किसी भी बात की चिंता नहीं की। ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें पूरी तरह गलत समझा था। डिंग हाओ ने अपना चेहरा चुकंदर से भी ज्यादा लाल करके चिल्लाया। क्यों? क्या ये टूटी तलवार कोई खजाना है? मेरा विश्वास करो, काले कपड़े पहने लड़का अपनी बांस की टोपी के बड़े सिर के साथ झुका और बहुत ही ईमानदारी से पलक झपकाते हुए उत्सुकता से बोला, छोटे बच्चे, तुम्हें ऐसी टूटी हुई तलवार फिर कभी नहीं मिलेगी। तो ये जंग लगी तलवार वास्तव में एक खजाना है। जब डिंग हाओ ने ये सुना, तो उसने जंग लगी तलवार को और कसकर पकड़ लिया और हर छोटे खांचे और टूटी हुई धातु की सावधानीपूर्वक जांच की। ये जंग लगी तलवार वास्तव में पूर्व डिंग हाओ द्वारा कूड़े के ढेर से उठाई गई थी, जो लाल जंग के धब्बों और मकड़ी के जाले जैसी दरारों से ढकी हुई थी, जो कभी भी टूट सकती थी। बिक्री के दृष्टिकोण से, भले ही इसे स्क्रैप धातु के रूप में बेचा जाए, कोई भी इसे नहीं खरीदेगा। इसके अलावा, डिंग हाओ ने सोचा कि यह आरामदायक है और इतनी आसानी से नहीं टूटता, इसलिए उसने इसे कुछ समय के लिए इस्तेमाल किया। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह एक खजाना होगा, न ही मार्शल किंग रियल मास्टर की नजर में भी यह दुर्जय होगा। खैर, चूंकि यह मार्शल किंग रियल पावरहाउस का निर्णय था, तो शायद ये जंग लगी तलवार वास्तव में एक खजाना थी। डिंग हाओ मुस्कुराया और जंग लगी तलवार को सावधानीपूर्वक म्यान में रखकर अपनी पीठ के पीछे बांध लिया। दोनों लोग कुछ देर तक इसी तरह बहस करते रहे। फिर, ना जाने क्यों, डिंग हाओ को अचानक उनके बीच आत्मीयता का एहसास हुआ। उनका अंतर्ज्ञान हमेशा बहुत सही रहा था। आप मुझे विशेष रूप से यहाँ क्यों लाए हैं, एल्डर? डिंग हाओ हकलाया। इतना मत बोलो। जाहिर है कि वह आदमी ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता था। उसने अधीरता से अपने हाथ हिलाए, फिर ऊपर देखा और शराब पी ली। उसने जादुई तरीके से एक काला पेन और दर्जनों सामग्री और कुछ लकड़ियां निकाली। फिर, उसने उन्हें जमीन पर फेंक दिया। आधे दिन तक दौड़ने और आधे दिन तक डांटने के बाद, मुझे प्यास और भूख लगी है। क्या तुम खाना बना सकते हो? उसने पूछा, पहले मेरे लिए खाना बनाओ। डिंग हाओ फिर से असमंजस में था।